गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। मॉड्यूल बी पर हमारी चर्चा चल रही है इस 50 डेज एमसीक्यू सीरीज में। मॉड्यूल बी पर जिस मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी वो दो टॉपिक्स हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक है आपका बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल आप थ्योरी भी जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि बिजनेस साइकिल बहुत छोटा सा टॉपिक है। जितना ये छोटा टॉपिक है उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस साइकिल में सिर्फ ये टॉपिक है आपका, बिजनेस साइकिल का हिस्सा जो है डिस्कस करने के लिए वो ये है कि बिजनेस साइकिल है क्या, बिजनेस साइकिल में कितने फेजेस होते हैं जिसको हम इकोनॉमिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और हर फेजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा कठिन भी है और इंपॉर्टेंट है। 2023 के पेपर में थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन 2024 और 2025 इन दोनों ही पेपर्स में थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से क्वेश्चन बने हैं दो। तो दोनों ही टॉपिक को अगर हम मिला ले तो आपके एग्जामिनेशन में आराम से 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन कम से कम बिजनेस साइकिल से बन सकता है, 2 क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से बन सकता है, 2 से 3 भी हो सकता है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में। तो 4 से 5 क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकते हैं। बहुत इत्मीनान से इस पर आंसर करिएगा। शुरू करते हैं आज इन दो मुद्दों पर डिस्कशन। क्लियर है? आज की शाम का सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा। चलिए भैया, सबसे पहला क्वेश्चन है द बिजनेस साइकिल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब जो बिजनेस साइकिल में फेजेस हैं आपको करेक्ट ऑर्डर में यहां पर अरेंज करना है। सबसे पहले एक्सपेंशन होगा, फिर बूम होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ट्रफ होगा। या बी कह रहा बूम होगा, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिसेशन होगा। सी कह रहा ग्रोथ होगा, डिक्लाइन होगा, रिकवरी होगा या डिप्रेशन होगा। डी कह रहा एक्सपेंशन होगा, पीक होगा, रिसेशन होगा, ट्रफ होगा और फिर सबसे अंत में रिकवरी होगी। क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? तब तक आप लोग इसका आंसर करते चलिए। मैं बिजनेस साइकिल आपको डायग्राम बना के यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बिजनेस साइकिल का जो डायग्राम बनता है वो वेव लाइक मूवमेंट प्रेजेंट करता है इस तरीके से। वेव लाइक क्या है? मूवमेंट प्रेजेंट करता है। आप लोग तब तक आंसर करते चलिए भैया, मैं यहाँ पर आपको सब बताता चलता हूँ। जो सबसे पहला फेज होता है इसी को हम एक्सपेंशन फेज कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? एक्सपेंशन, या इसी को बूम फेज कहा जाता है। तो बूम और एक्सपेंशन एक फेज है भैया। कई सारे लोग पीक को बूम लिख देते हैं, जो गलत है। एक्सपेंशन और बूम एक फेज है। आप चाहे इसको एक्सपेंशन लिखिए या बूम। जो दूसरा फेज है वो कहलाता है पीक फेज। जो तीसरा फेज है, ये वाला जो पूरा फेज है, इसी को हम कहते हैं रिसेशन, या कई जगहों पर इसको कॉन्ट्रैक्शन भी लिखा गया है। तो आप इसको रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका कौन सा फेज है? ये आपका रिसेशन है। जब सबसे लोवेस्ट कंडीशन होती है तो इसको हम बोलते हैं ट्रफ, इसको हिंदी में कहते हैं गर्त। और यहां से इकोनॉमी खुद को रिकवर करना शुरू करती है और इसी को कहते हैं हम रिकवरी फेज। और फिर आपका क्या आ जाता है? एक्सपेंशन फेज आ जाता है। तो ये आपके फेजेस हैं, एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, ट्रफ और रिकवरी। एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, ट्रफ और रिकवरी। आप इसे जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया है। क्लियर है? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि कोई भी इकोनॉमी एक निश्चित समय अवधि के दौरान कितने फेजेस से होकर निकलती है, उसमें जो अप्स एंड डाउन है उनमें जो फ्लक्चुएशन देखा जाता है, जो अप्स एंड डाउन की कंडीशन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सपेंशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या पीक के क्या होते हैं, रिसेशन के क्या होते हैं। इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। Which of the following best describe the characteristics of economy in the expansion phase of the business cycle? देखिए अगला क्वेश्चन वही पूछ लिया गया जो अभी मैंने आपके साथ पीछे चर्चा की है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा है जो सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है एक्सपेंशन फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को। राइजिंग जीडीपी, इसमें जीडीपी बढ़ रही होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होगा, ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा होगा, एंड हायर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। या इसमें जीडीपी डिक्रीज हो रही होगी, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होगा, वेज रेट फॉलो कर रहे होंगे, फॉलिंग कर रहे होंगे यानी कम हो रहे होंगे, एंड डिक्लाइनिंग कंज्यूमर डिमांड, और जो कंज्यूमर की डिमांड है वो भी डिक्लाइन कर रही होगी, वो भी रिड्यूस हो रही होगी, कम हो रही होगी। सी करा हाई इन्फ्लेशन होगा ऐसी कंडीशन में, लेकिन लो एम्प्लॉयमेंट रेट होगा, रिड्यूस होगा कंज्यूमर की स्पेंडिंग, जो कंज्यूमर के खर्चे हैं वो कम होंगे। डी कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में स्टैग्नेंट फेज होता है जीडीपी का, तो जीडीपी स्टैग्नेंट होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी और जो पब्लिक डेट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यहां पर एक्सपेंशन फेज का, जो पहला ही फेज है एक्सपेंशन फेज, जिसको हम बूम फेज भी बोलते हैं, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? क्वेश्चन नंबर 2 पर दुरुस्त आंसर करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या होगा आपका सही आंसर? एक्सपेंशन फेज। एक्सपेंशन का मतलब ही क्या होता है? बढ़ना। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, जब इकोनॉमी ग्रोइंग फेज में होती है, तो जब अगर इकोनॉमी ग्रोइंग फेज में तो आपकी जीडीपी भी बढ़ रही होगी। जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तभी जीडीपी बढ़ रही है। और अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा होगा। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब डिमांड भी बढ़ रही होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा होगा। तो एक्सपेंशन फेज में सारी चीजें आपको राइजिंग दिखाई देंगी। इस क्वेश्चन पर हम लोगों ने पर्याप्त समय ले लिया है। आप में से जिन मित्रों ने भी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए ऑप्शन चुना है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, गाजे बाजे के साथ ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not a characteristics of the
कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल। कॉन्ट्रैक्शन फेज या इसी को आप रिसेशन फेज कह सकते हैं। क्लियर है? इसी को आप क्या कह सकते हैं भैया? रिसेशन फेज भी आप इसको बोल सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन फेज में का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? डिक्लाइनिंग रियल जीडीपी ग्रोथ, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रही होगी, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा होगा, या कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस और स्पेंडिंग बढ़ रही होगी, या इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा होगा ड्यू टू लोअर डिमांड, है ना? कौन सा नहीं है आपको ये सुना है ना? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये गलती कई बार हो जाती है जब आपके क्वेश्चन में नॉट शब्द लिखा हो, ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी आदत होती है कि हम पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव का मतलब यह है कि आपको बुक्स में, क्लासेस में हमेशा आपको पढ़ाया जाता है कि क्या चीजें होती हैं, ये कभी नहीं बताया जाता कि क्या चीजें नहीं होती हैं। इसलिए जो हमारे सोचने का तरीका होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे मुझसे अभी ये क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई, वैसे गलती एग्जामिनेशन हॉल में कई बार होती है कि पूछा गया था इनमें से कौन सा नहीं है और हमने आंसर कर दिया इनमें से कौन सा है। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, सवाल ये पूछा जा रहा है। रियल जीडीपी की ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ेगा, या कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस और उसकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, या इन्फ्लेशन रेट कम होगा क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। क्या होगा? दुरुस्त आंसर कॉन्ट्रैक्शन फेज, है ना? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। जब इकोनॉमी क्या है, ग्रो करने की बजाय नीचे की ओर जा रही होगी, सिकुड़ रही होगी, तो ऐसे केस में क्या होगा? आपकी जीडीपी कम होगी। जीडीपी कम होगी क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा होगा, तो आपकी जीडीपी कम होगी, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। जीडीपी कम होगी देश में, जब जीडीपी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन्फ्लेशन रेट कम होगा क्योंकि डिमांड कम हो रही होगी, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन सा नहीं है? जो नहीं हमें वही चुनना है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और स्पेंडिंग बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा, ये जो है आपका ये एक्सपेंशन का जो है लक्षण है। ये किसका लक्षण भैया? ये एक्सपेंशन का है, ना कि कॉन्ट्रैक्शन का है। तो सी ऑप्शन आप में से जिन मित्रों ने भी चुना है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर चुना है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। पीक्स एंड ट्रफ ऑफ द बिजनेस साइकिल आर नोन कलेक्टिवली एज। तो अगर हम पीक्स को ले ले, देखिए आप लोगों ने यही बिजनेस साइकिल को देखा, एक वेव लाइक मूवमेंट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जो पहला फेज है आपका वो कौन सा है? एक्सपेंशन का फेज है। पहला फेज एक्सपेंशन या बूम इसको कहते हैं हम। दूसरा फेज आपका पीक का है। तीसरा ये जो पूरा फेज है आपका ये रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन का फेज है। सबसे निचली अवस्था कहलाता है ट्रफ, है ना, गर्त जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये जो कंडीशन है वो कहलाती है रिकवरी। ये क्या कहलाती है? रिकवरी। और फिर से एक्सपेंशन फेज आ जाता है। तो ये जो पीक वाली कंडीशन है, इसे यानी जो पीक है, जब इकोनॉमी हाईएस्ट प्रोडक्शन कर रही होगी तो वो पीक का फेज कहलाएगा। और जब इकोनॉमी लोवेस्ट प्रोडक्शन कम रही होगी, जब देश के अंदर इन्फ्लेशन की बजाय डिफ्लेशन जो है टॉप पर होगा, उस केस को हम ट्रफ फेज बोलते हैं, जहां पर कंज्यूमर की डिमांड बहुत कम होगी, प्रोडक्शन बहुत कम होगा। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? पीक और ट्रफ को एक साथ कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? वोलेटिलिटी बोलेंगे, या टर्निंग पॉइंट्स बोला जाएगा, या इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोलते हैं, या इसको हम रियल बिजनेस साइकिल इवेंट्स बोलते हैं। क्या होगा दुरुस्त आंसर? अगर आप इसके ऑप्शंस को भी ठीक से देखेंगे ध्यान से, तो भी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पीक और ट्रफ फेज को हम क्या बोलेंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, तब तक इसका आंसर करिए, मैं आपको समझाता चलता हूं। देखिए अगर एक्सपेंशन से पीक की तरफ हम जाएंगे तो एक जैसे इकोनॉमी के लगभग कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं, या कैरेक्टरिस्टिक लगभग एक जैसे, इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी, डिमांड बढ़ रही होगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही होगी, इंप्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा होगा। ये पूरा फेज में लक्षण एक जैसे दिखते हैं। और पीक फेज में क्या होता है? ये अपने हाईएस्ट उस पे होते हैं। जबकि यहां से अगर देखेंगे तो इकोनॉमी में जो लक्षण है वो बदलने लगते हैं। क्या होने लगता है? जो चीजें अभी तक बढ़ रही थी वो सारी क्या होने लगती है? उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, वो कम होने लगता है। और वो सबसे निचली अवस्था में कहां पर पहुंचती है? ट्रफ पर। तो यहां तक अगर आप देखेंगे तो एक जैसे ही लक्षण लगभग देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां से वो बदल जाते हैं। जबकि ट्रफ पर देखेंगे तो यहां से यहां तक लक्षण एक जैसे देखने को मिलेंगे। इन्फ्लेशन कम हो रहा होगा, डिफ्लेशन बढ़ रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा होगा, ये सारे एक जैसे आप देखेंगे। लेकिन यहां से फिर से इकोनॉमी का लक्षण बदल जाता है और वो एक्सपेंशन की तरफ बढ़ना शुरू करती है, रिकवरी से होते हुए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर आप देखेंगे तो यहां से भी इकोनॉमी टर्न हो रही है, यहां से भी इकोनॉमी टर्न हो रही है, इसलिए इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है टर्निंग पॉइंट। तो आप में से जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 4 पर टर्निंग पॉइंट आंसर किया है, एकदम दुरुस्त आंसर भैया, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ट्रफ फेज, जो सबसे निचली अवस्था, गर्त जिसको कहते हैं, ड्यूरिंग द ट्रफ फेज which of the following would be the most effective way of a government to boost economic growth, है ना, for a government to boost economic growth। अगर कोई इकोनॉमी ट्रफ फेज में है इस समय, ठीक है, तो उसमें उस फेज में गवर्नमेंट का सबसे इफेक्टिव क्या तरीका हो सकता है जिससे वो इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, जिससे वो रिकवरी की तरफ बढ़ सके, जिससे वो एक्सपेंशन की तरफ मूव कर सके। तो क्या सबसे इफेक्टिव वे होगा? इंप्लीमेंटिंग
ऑस्टेरिटी मेजर्स या राइजिंग टैक्सेस टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, या वो क्रेडिट का एक्सेस रिड्यूस कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं सेविंग इंसेंटिव्स, है ना, आप सेविंग करिए आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलेंगे, या लोअरिंग इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या ब्याज दरों को कम कर देंगी सरकार और अपने जो खर्चे हैं, जो स्पेंडिंग है मार्केट में, वो गवर्नमेंट बढ़ा देगी। क्या होगा, कैसे बूस्ट किया जाएगा, बूस्ट कैसे किया जाएगा, ये आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया, आंसर करते चलिए। देखिए, इकोनॉमी में अगर आप मूवमेंट चाहते हैं कि इकोनॉमी में लगातार मूवमेंट बना रहे, इकोनॉमी लगातार ग्रो करती रहे, तो जरूरी है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में लगातार बढ़ती रहे। क्लियर है? और मनी सप्लाई तब बढ़ती है जब आप ब्याज दरों को कम करते हैं, जिससे बैंकों को ऋण लेना सस्ता हो जाता है और वो आगे सस्ता लोन भी बांटेंगे। यानी अगर बैंकों को कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो फर्दर लोन भी वो बहुत चीप रेट में बांटते हैं, यानी हमारे आपके लिए भी जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, हम ज्यादा पैसा उधार ले पाएंगे, बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे मार्केट में पैसा आएगा। दूसरा है, अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देती है तो इससे भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, और अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो हमारे पास पैसा आएगा, हम धीरे धीरे डिमांड करना शुरू कर देंगे, और अगर हम डिमांड करना शुरू कर देंगे तो डिमांड तब करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी और कुछ नहीं है, आपके देश के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी मॉनेटरी वैल्यू ही क्या कहलाती है, जीडीपी। इसलिए आप में से जिन्होंने भी डी आंसर किया है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट argues that interest rate are determined by the interaction between, जो लोनेबल फंड्स थ्योरी है भैया, क्लियर है, लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ये आर्ग्यू करता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डिटरमाइन होता है किन चीजों के इंटरेक्शन से, मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन से, या डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। लोनेबल फंड्स का मतलब जो मार्केट में ऋण के लिए पैसा उपलब्ध है, तो किसके इंटरेक्शन से ये जो है तय होता है। अगर डिमांड और सप्लाई की बात करें, किसके डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है, लोनेबल फंड्स की, ये इस बात पर इंटरेस्ट तय होगा कि लोनेबल फंड्स की डिमांड कितनी और सप्लाई कितनी है। तो ये जहां पर इंटरेक्शन करेंगे, यानी जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये इंटरेक्शन करेंगे कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिमांड हो रही है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक सप्लाई करने को तैयार है, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो जाएगा। मैंने काफी हद तक आपको क्लू भी दे दिया इस क्वेश्चन पर, आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है, गवर्नमेंट बोरोइंग एंड टैक्सेशन पॉलिसी के इंटरेक्शन पर ये निर्भर करता है, या द ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या होगा भैया दुरुस्त आंसर, आंसर करते चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सफिशिएंट टाइम हम लोगों ने ले लिया है भैया, क्लियर है? इंटरेस्ट रेट कहां पर तय होता है, जहां पर इक्विलिब्रियम बनेगा। इक्विलिब्रियम किसका है, लोनेबल फंड्स की डिमांड और सप्लाई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, वहीं पर अगर इक्विलिब्रियम बच जाएगा, वो जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो जाएगा। यानी आप में से जिन मित्रों ने भी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी चुना है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर चुना है। क्लियर है भैया? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतना? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, उसको समझ लीजिए भैया। देखिए, आप सभी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आप सभी ने अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर दी होगी। मेरी आपको बस ये सलाह है, आप प्रिपरेशन किसी की गाइडेंस में करें, जरूरी नहीं कि आप हमारी ही गाइडेंस में करें, लेकिन किसी की गाइडेंस में करें, ताकि आपका बेवजह का समय ना खराब हो, क्योंकि जो सबसे कम आपके पास है वो समय ही है। इससे समय को बचाना, ठीक से प्रिपरेशन करना, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। आप हमारे महापैक्स में जुड़ सकते हैं। महापैक्स में आपको क्या क्या चीजें मिलती है, महापैक आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करता है। यानी महापैक में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितने भी हमारे रनिंग बैचेस हैं वो 15 से ज्यादा बैचेस हैं, जिसमें थ्योरी, क्रैश कोर्स, एमसीक्यू बैच, एमसीक्यू फाउंडेशन बैच, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा मतलब सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी अपकमिंग पेड बैचेस होते हैं उनका एक्सेस आपको फ्री मिल जाता है। इस महापैक में आपको ई बुक का भी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। 3 वैलिडिटी में, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ की वैलिडिटी में। इनके अलावा ये महापैक आपको 3 वैलिडिटीज में मिल जाएंगे। इनके अलावा जो 2 अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल न्यू इंडिविजुअल बैचेस शुरू हैं, उनमें एक है आपका ऑफिसर जीआईबी फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएगा, ये बिल्कुल न्यू बैच है। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको ये अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है।
दूसरा जो हाल फिलहाल में अभी बिल्कुल रिसेंट बैच है आपके नवंबर एग्जाम को टारगेट करते हुए, वो आपका जेआईबी एमसीक्यू बैच है। अब इस एमसीक्यू बैच में खास बात ये है कि आपको एमसीक्यू की सारी क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको जेआईबी फाउंडेशन बैच की इसमें जो क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। क्लियर है? तो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में दो बैचेस मिल जाएंगे, एक एमसीक्यू बैच मिल जाएगा, दूसरा फाउंडेशन की क्लासेस आपको मिल जाएंगे सारी की सारी सारे सब्जेक्ट पर। अगर आप वहां तक लेते हो तो ये भी उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भैया? Which of the following is a fundamental assumption of the liquidity preference theory proposed by the Keynes? तो जॉन मेन्यार्ड कीन्स की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, इसमें से आपको बताना है कि उसका फंडामेंटल अजम्पशन क्या है। पीपल होल्ड मनी फॉर ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव अफेक्टिंग द डिमांड फॉर मनी। जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, कीन्स ये कहते हैं कि व्यक्ति लिक्विडिटी को प्रेफरेंस देता है। उन्होंने 3 कारण इसके बताया कि लिक्विडिटी को कोई क्यों प्रेफरेंस देता है। आपको उसी फंडामेंटल उस पे अजम्पशन पर बात करना है। बी कह रहा है इंटरेस्ट रेट आर स्लोली डिटरमाइंड बाय द सप्लाई ऑफ डिमांड एंड रियल डिमांड ऑफ रियल सेविंग्स। जो आपका रियल इंटरेस्ट है, मतलब जो आपका इंटरेस्ट रेट है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सप्लाई और जो डिमांड है सेविंग्स की वो कितनी है। ठीक होगी जी बात। सी कह रहा है गवर्नमेंट बोरोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट की बोरोइंग इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। द इंटरेस्ट रेट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। जो ब्याज दर है वो कंप्लीटली मॉनेटरी पॉलिसी पर ही निर्भर करता है। तो क्या अजम्पशंस हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की? जॉन मेन्यार्ड कीन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी है। जॉन मेन्यार्ड कीन्स ने कहा है कि लोग जो है लिक्विडिटी को प्रेफरेंस इसलिए देते हैं, वो अपने पास लिक्विडिटी को इसलिए रोकना चाहते हैं। उन्होंने इसके 3 मोटिव बताए हैं। पहला मोटिव है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब है कि हमारे पास जरूरत पड़ सकती है, मतलब प्रिकॉशनरी का कभी मान लो कोई दिक्कत हो सकती है। 3 मोटिव कौन कौन से? पहले तो आपको ये याद रखना है, ट्रांजैक्शनल मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। हम ट्रांजैक्शनल मोटिव एक सीक्वेंस में बात करते हैं। ट्रांजैक्शनल मोटिव का मतलब भाई देखिए, आपको रोज खर्चे होते हैं, कुछ ना कुछ रोज आपको खर्चा करना पड़ता है। तो अगर आपके पास कैश होगा तो ही आप उन खर्चों को पूरा कर पाएंगे। तो आपकी नीड जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपको कैश होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये है ट्रांजैक्शनल मोटिव। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। हम इसलिए भी अपने पास लिक्विडिटी रोक कर रखते हैं, कल को अगर हमें अचानक कोई जरूरत पड़ गई तो हमारे पास पैसा कहां से आएगा। यह है ट्रांजैक्शनल आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। और अगला स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव रखा जाता है कि भविष्य में अगर बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट या प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा पाएंगे। ये स्पेकुलेशन होता है, इस मोटिव के हम रखते हैं, तो स्पेकुलेटिव मोटिव कहलाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप में से जिन्होंने भी ए आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर ये थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो ये तय करता है कि सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कैसे होगा। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, या मॉनेटरी सप्लाई है, या इन्फ्लेशन है, या सेविंग्स है? क्या होगा? दुरुस्त आंसर करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। पिग्यू, मार्शल, इन सब ने दिया है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्या है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बात करता है डिमांड ऑफ सेविंग की और सप्लाई ऑफ सेविंग्स की। किसकी बात करता है? डिमांड ऑफ सेविंग्स की और सप्लाई ऑफ सेविंग्स की। मैंने आपको क्लू दे दिया है, उम्मीद है आप इस पर बिल्कुल दुरुस्त आंसर करेंगे। तो आप में से जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सेविंग्स आंसर किया है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है भैया। क्लियर है? सेविंग्स इज द करेक्ट ऑप्शन। सेविंग इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट किसकी बात करता है? यहां पर देख लीजिएगा, पहला है सप्लाई ऑफ सेविंग्स, दूसरा है डिमांड फॉर सेविंग्स। सेविंग्स क्लियर है? हम क्यों अपनी सप्लाई ऑफ सेविंग करते हैं? क्योंकि उसके बदले हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है? और डिमांड ऑफ सेविंग क्यों होती है? क्योंकि हम उस सेविंग की डिमांड करके उसे बिजनेस इन्वेस्ट करता है आगे। अब डिमांड ऑफ सेविंग उतनी ज्यादा होगी जितना कम इंटरेस्ट होगा, जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा डिमांड ऑफ सेविंग उतनी कम होगी। ठीक होगी जी बात इतनी? क्लियर है? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? Which of the following correctly describe the relationship between savings and interest rate in the classical theory? तो क्लासिकल थ्योरी में आपको बताना है सेविंग्स और इंटरेस्ट रेट में क्या जो है रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है। अगर आपने इस इक्वेशन को ठीक से समझा होगा, सप्लाई ऑफ सेविंग, डिमांड फॉर सेविंग, सप्लाई ऑफ सेविंग हम आप करते हैं,
हमारे आपके जैसे जनता जो अपने पैसे बचाती है वो बैंक में सप्लाई करती है अपनी सेविंग्स के, वो तब ज्यादा करती है जब इंटरेस्ट रेट उसको ज्यादा मिलता है, वो तब कम कर देगी जब ब्याज दर कम होगा। डिमांड फॉर सेविंग इसलिए होती है, कौन करता है? इन्वेस्टर्स करता है भैया। डिमांड फॉर सेविंग क्यों होगी? क्योंकि हम इन्हीं पैसे से इन्वेस्टमेंट करते हैं आगे चल के और बिजनेस लाभ कमाता है। डिमांड फॉर सेविंग ज्यादा तब होगी जब ब्याज दर बैंक कम देगा, और डिमांड फॉर सेविंग ज्यादा तब होगी जब बैंक ब्याज दर ज्यादा लेने लगेगा, तो उस समय डिमांड फॉर सेविंग्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब आंसर करिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आंसर करिए। तो क्या रिलेशनशिप है भैया आप क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेविंग और इंटरेस्ट रेट में? एज द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस सेविंग डिक्रीज, जब ब्याज दर बढ़ेगा तो सेविंग डिक्रीज होती चली जाएगी, या जब ब्याज दर बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगी, या जब इंटरेस्ट रेट का आपके सेविंग्स पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई इंपैक्ट नहीं आता है, या एज द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों कम होने लगेगा। आंसर करिए भैया क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? थोड़ा सा रुक के इत्मीनान से आंसर करिए। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, आंसर की तरफ बढ़े। देखो भैया, जब हम सेविंग्स की बात करते हैं तो उसका इंटरेस्ट से क्या होगा रिलेशनशिप? जब जब बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देगा तो हम सेविंग ज्यादा करेंगे, अपने पास कम कैश रोक कर रखेंगे, क्योंकि हमें ब्याज ज्यादा मिल रहा है बैंकों के पास, बैंकों के पास पैसा रखने पर हमें ज्यादा लाभ मिल रहा है। क्लियर होगी इतनी बात? तो जो इंटरेस्ट रेट का सेविंग से रिलेशनशिप है वो कैसा है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सेविंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप मित्रों में से जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर बी आंसर सेलेक्ट किया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर सेलेक्ट किया है, ठीक है जितनी बात। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में आपको फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ठीक से समझते चलना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पर मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपके साथ और भी आगे डिस्कस करूंगा आने वाली मुलाकातों में, तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आपको ठीक से पढ़ते हुए चलना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई है? तो ये दो क्वेश्चन है, इनका कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये जो दो इक्वेशंस हैं जिनकी बात क्लासिकल थ्योरी करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग की सप्लाई कौन करता है, सेविंग की डिमांड कौन करता है, इनका क्या इंटरेस्ट के साथ रिलेशनशिप होता है और इसका उपयोग क्या है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 क्वेश्चन थे भैया जिन पर आज हमें पूरी पूरी चर्चा करनी थी। दो टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं। बिजनेस साइकिल अपने आप में छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत है। दूसरा जो हमने कवर किया है वो किया है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, जैसे मैं महापैक के विषय में मैंने आपको बता दिया। दो जो नए बैचेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो कौन कौन से? एक तो आपका है ऑफिसर्स फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको फाउंडेशन की सारी क्लासेस मिलेंगी, उसकी प्राइस है 1999। दूसरा है एमसीक्यू प्लस फाउंडेशन बैच, उसमें आपको एमसीक्यू की सारी क्लासेस मिलेंगी, फाउंडेशन की भी सारी क्लासेस मिलेंगी, इसलिए उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा, उसकी प्राइस है 2499, लेकिन आप 500 रुपए उसमें ज्यादा पे करके दोनों ही चीजों को आप ले सकते हैं, फाउंडेशन की यानी थ्योरी की कंप्लीट क्लासेस और एमसीक्यू आपके साथ पूरी पूरी लाइव क्लासेस चलेंगे चारों ही सब्जेक्ट पर। इनके अलावा आप में से अगर किसी का भी एक सिंगल सब्जेक्ट रुक गया है किसी वजह से, अगर कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रुका है, तो फिर आप पूरा बैच क्यों परचेज करें, आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेकर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं भैया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। चारों ही सब्जेक्ट आपको यहाँ सिंगल सब्जेक्ट के रूप में अवेलेबल है आपके लिए, चाहे वो एफएम हो, आरबीडब्ल्यूएम हो, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हो या पीपीबी हो, कोई भी आप सिंगल सब्जेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास महापैक है, महापैक की वैलिडिटी बची हुई है और आपका कोई एक सब्जेक्ट रुक गया है, तब आपको इनको परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महापैक में ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं अगर उसकी वैलिडिटी अभी बची हुई है तो। इसके अलावा कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते, पूछना चाहते इस एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न के विषय में, सवाल अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपका जो पहला पेपर है वो मैं डील करता हूं, तो आप मुझसे इस ग्रुप पर जुड़ के सारी बातें पूछ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको इस ग्रुप पर रेगुलर मिलती हैं। अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ये ग्रुप आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे आप जुड़ जाइए। आपको सारी जो सूचनाएं होती है मैं यहीं पर शेयर करता हूं, सब कुछ आपसे यहीं पर बातचीत होती है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है टेलीग्राम का। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। मॉड्यूल बी में अभी भी हमारे पास टॉपिक्स बचे हुए हैं, आने वाले दिनों में मॉड्यूल बी में हम और टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतनी बात, बहुत बहुत धन्यवाद।